हेलो एवरीवन, आज हम दूसरे टाइप के आर्किटाइप को समझेंगे जिसका नाम है आर्टिस्ट, कलाकार। ये कॉस्मिक चाइल्ड कहे जाते हैं क्योंकि ये क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं और बहुत ही जॉयफुल और लाइवली होते हैं। वे दुनिया को छोड़ने के पहले कुछ ऐसी मौलिक रचना इस दुनिया को देकर जाना चाहते हैं जो इनके अस्तित्व का प्रमाण बनेगी। पाषाण युग में ये चट्टान से उपयोगी चीजें बनाते थे, फिर व्हील यानी कि पहिए का निर्माण और धीरे धीरे ये मशीनों का भी आविष्कार करने लग गए। ये सिर्फ आविष्कारक नहीं है, ये वो भी हैं जो कोई भी अपनी मौलिक रचना के द्वारा, जैसे कविता या कोई म्यूजिक कंपोज करना या कोई शिल्प कला या पेंटिंग, किसी भी तरीके से कोई ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं जो इनके आत्मा का एक्सप्रेशन होता है। इनके लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बच्चों जैसी खुशी और संतुष्टि, और दूसरा अपनी मौलिकता के लिए प्रशंसा पाना। जितने भी साइंटिस्ट, पेंटर्स, म्यूजिशियन, पोएट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो काम करते हैं, शो बिजनेस में, फाइन आर्ट्स में जो भी लोग रहते हैं वो सभी आर्टिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े बड़े काम करते हैं। वीडियो एडिटिंग वाले भी, या अगर कोई लेडी पाक कला में कोई नई नई विधियों को निर्माण करती है या पाक कला की शिक्षा को देती है तो भी वो आर्टिस्ट की श्रेणी में ही आती है। उनकी क्रिएटिविटी की प्यास हमेशा मौलिक रचना की तरफ ही लेके जाती है। उनके अंदर इतना आंतरिक दबाव रहता है कि यदि वो मौलिक रचना नहीं कर पाते तो कृत्रिम प्रयास के लिए भी जुट जाते हैं, अर्थात किसी दूसरे की रचना या दूसरे के कामों को कुछ सुधार करके ये खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इन्होंने कुछ नया बनाया। जो लोग कुछ क्रिएट नहीं कर पाते या किसी में सुधार नहीं ला पाते, वो कुछ लोग अपनी विशेषता को भी दिखाना पसंद करते हैं, चाहे वो स्टाइलिंग के तरीके से हो या नए अनोखे अंदाज से कपड़े पहनने के तरीके के हों। कई लड़के लोग अपने बालों को लंबा रखते हैं, टैटू बनाते हैं या अजीबो गरीब कपड़े पहनते हैं। वे भी अपने आर्टिस्ट आर्किटाइप को ही एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग दूसरों की रचना या दूसरों के कामों को प्रसार भी करते हैं, उनका व्यापार भी करते हैं। जैसे कि हम कई एंटीक डीलर्स लोगों को देखते हैं, वे भी आर्टिस्ट ही हैं। वे अभी सीख रहे हैं आर्ट के बारे में और धीरे धीरे अगले कई जन्मों के बाद वो खुद क्रिएट करेंगे। इस आर्किटाइप की विशेषता है सेल्फ सैबोटाज यानी कि आत्म विनाशकारी। इसके पीछे का डर है खुशी पाने का डर। फ्रेंड्स, आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे क्योंकि हम सभी लोग खुशी ही तो पाना चाहते हैं। खुशी के लिए ही हम पढ़ते हैं, खुशी पाने के लिए ही हम जॉब करते हैं, शादी करते हैं, अपना परिवार बसाते हैं। तो ये लोग क्यों खुशी पाने से डरते हैं? इसके पीछे का कारण है कि इनका बचपन, इनके माता पिता शायद इनको छोटी छोटी खुशियां बहुत ही मुश्किल से सुलभ कराते थे, जैसे कोई गेम या नया कोई खिलौना, या फिर इनकी खिलौनों को, इनकी पसंदीदा चीजों को इनके भाई बहनों या माता पिता के गुस्से के कारण नष्ट कर दिया गया। कभी कभी ऐसे माता पिता खुद भी यही सेल्फ सैबोटाज वाले ही रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं। वे बच्चे की खुशी के समय टोक देते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे समय में बच्चे को लगता है कि खुशी पाना अच्छा नहीं है, और जब उसके खिलौनों को तोड़ा जाता है तो उसे लगता है कि जो भी चीज उसकी प्यारी है वो नष्ट कर दी जाएगी। या कभी कभी बच्चे अनाथालय में पलते हैं या किसी कठोर रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं क्योंकि माता पिता की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे बच्चों को भी जब दंड दिया जाता है, उसकी चीजों को तोड़ दिया जाता है, तो इस बच्चे को ये विश्वास हो जाता है कि खुशी पाने का अर्थ दर्द का आना है, क्योंकि हर बार खुशी के बाद उसे दर्द महसूस हुआ है। तो वो कभी कभी बचपन में भी नए खिलौनों के साथ खेलकर उसे स्वयं ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वो नहीं पसंद करता कि उसके खिलौनों को कोई और नष्ट करे, तो वो खुद ही अपनी खुशी वाले खिलौने को तोड़ देता है। तो इस प्रकार से इसके मन में ये बात बैठते चली जाती है और एडल्ट होते तक इसके मन में ये बात रह जाती है कि इस दुनिया में खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुशी से डरने लगता है। खुशी, प्रेम, प्रसन्नता, सुरक्षा पर अगर उसका नियंत्रण न हो तो वो अपने जीवन में आने वाले सभी अच्छे इवेंट्स, जॉब, करियर, लव रिलेशनशिप, इन सब को भी
वो नष्ट करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ अनकॉन्शियस तरीके से होता है। जब इसके मन मुताबिक के अनुसार इसका शरीर भी साथ नहीं देता तो ये सबकॉन्शियसली अपने शरीर को भी नष्ट करता है। इसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ये बीमार पड़ जाता है, इन्फेक्शन जल्दी से लगते हैं। इस प्रकार ये खुद को रोगी बना देता है। ये अपने जीवन में आने वाली कई खुशियों को भी स्वयं ही नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए वो फर्स्ट डेट पर जा रहा हो तो उसको डर लगेगा कि कहीं सामने वाला मुझे पसंद न करे या मुझसे कुछ गलती न हो जाए, या उस खुशी को न पाने का डर जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है वो इस फर्स्ट डेट को खराब कर देगा। ऐसे ही कई खुशियों को जो वो पाना चाहता है कॉन्शियसली, पर वो अनकॉन्शियसली उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और हमेशा कंप्लेन करेगा कि मेरे लिए भाग्य क्रूर है, लोग मेरे को छोड़कर चले जाते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो ये सब कहकर लोगों की सहानुभूति, दया लेना चाहता है, जबकि वो नहीं जानता कि वो ही अपने दुर्भाग्य का स्वयं करता है। ऐसे लोग कई बार औषधि दुरुपयोग भी करते हैं, अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई अपने प्यार में या अपने जिंदगी के किसी पहलू पर वो नियंत्रण नहीं रख पाता तो वो ऐसी चीजों की तरफ भी बढ़ता है। इसका जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो दुनिया में बाहरी तोड़फोड़ का नहीं है, अर्थात ये बाहर कुछ भी नहीं तोड़ता, पर अनकॉन्शियसली अपने करियर, अपने लव रिलेशनशिप और अपने संबंधों को नष्ट करता है। सिर्फ ये अपने लिए ही विनाशकारी नहीं करता, यह अपने आसपास के लोगों के जीवन में की ऊर्जा को भी नष्ट करना शुरू कर देता है। कभी कभी इसकी शक्तियों का लक्ष्य अपनी तरफ न होकर अपने आसपास के लोगों की तरफ भी होता है। वो लोगों के एनर्जी स्तर को भी खराब कर सकता है और लोगों के जीवन में भी किसी साजिश की रचना कर सकता है। उसे लगेगा कि उसने अपनी शक्तियों का लक्ष्य दूसरे की तरफ रखा है, पर लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ये जो भी कर रहा है सब कुछ उसके पास वापस आएगा और उसके जिंदगी में बहुत ही दुख वाले इवेंट्स लगातार आते रहेंगे। ये स्पॉइल स्पोर्ट है, अर्थात मजा खराब करने वाला और शाश्वत निराशावादी है। इनकी न बहुत ज्यादा लोगों से दोस्ती होती है, न प्रोफेशनल फ्रेंडशिप रहती है, न ही इनके माता पिता से अच्छे संबंध रहते हैं, न ही लॉन्ग सेक्सुअल रिलेशनशिप रहती है। अनजाने में ही ये स्थायी स्रोत जो उसको प्रेम और सुरक्षा देता है उसको अपने जीवन में टिके रहने की या स्थायी होने की अनुमति नहीं देता। यदि बिहेवियर के कारण इनकी शादी टूटने की कगार पर है, कैरियर, हेल्थ सभी कुछ डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो इन आर्कीटाइप वालों के पास सबसे ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये सुसाइड करते तो कम है, परंतु सुसाइड के थॉट्स की मात्रा इन आर्कीटाइप में ही सबसे ज्यादा होती है। इस सेल्फ सैबोटेज का मास्क है सेल्फ सैक्रिफाइस, आत्म बलिदान। ये किसी भी वस्तु, विचार, व्यक्ति या प्रोजेक्ट के लिए अपने पूरे जीवन को बलि पर चढ़ा देता है, खुद को महत्वहीन बताता है और अपने खुशी और सुरक्षा के विचारों को छोड़ देता है। वो कभी मान ही नहीं सकता कि लोग उससे प्रेम करेंगे या वो किसी से प्रेम करने के लायक है। इसीलिए वो अपनी सीक्रेट डिजायर किसी को भी नहीं बताता। उसके आसपास के लोग उसे खुश करने के लिए जद्दोजहद करेंगे, पर हमेशा ये महसूस करेंगे कि वो उनको रिजेक्ट कर रहा है, उनको डिस्ट्रस्ट कर रहा है, अर्थात अविश्वास कर रहा है, क्योंकि ये मान ही नहीं सकता कि वो प्रेम पाने के योग्य है। एक्चुअली वो खुश रहना ही नहीं चाहता, वो दूर अकेला रहना, अकेला जीना चाहता है। वो एलोन वुल्फ है। सेल्फ सैबोटेज को अगर कभी किसी बीमार की सेवा करने का मौका मिले तो इसका जो मास्क है आत्म बलिदान वो पूरी तरीके से उजागर करता है। वो उस रोगी की इतनी सेवा करेगा कि वर्षों तक बिना छुट्टी लिए उसके काम के लिए वो उपलब्ध रहेगा। एक दिन भी वो मौका नहीं देगा कि वो सेवा न कर सके। वो रोज अपने हाथों से दवाई देगा और उसको पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देगा। रोगी की जो हीलिंग की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि इसका जो नियंत्रण करने की जो इच्छा है
वो रोगी को ठीक होने में मदद नहीं करता, बल्कि उसे और रोगी बनाए रखने में ही मदद करता है। इसके कारण रोगी और इसकी हमेशा संबंध खराब हो जाएंगे। बाहर से देखने में तो पता चलेगा कि वो पेशेंट का कितना ख्याल रख रहा है, पर ये पेशेंट का ख्याल रखना नहीं, एक रिवेंज रखना है, क्योंकि वो हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहता है, तो वो पेशेंट के ऊपर भी नियंत्रण रख रहा है। ऐसे सेल्फ सैबोटेज को सलाह दी जाती है कि वो अपनी फिर से खुशियों पाने के नए नए आयाम को ढूंढे। वो एक हैप्पीनेस डायरी रखे और छोटी सी लेके बड़ी जितनी भी उसको खुशियां मिल रही हैं उस डायरी में लिखे, ताकि वो बार बार उस डायरी को पढ़कर याद करे कि वो खुशी पाने का अधिकारी है। प्रकृति ने सभी को खुशी देने के लिए अधिकार दिया है, पर ये ही उस खुशी को पाने के प्रति ब्लाइंड है। तो इसे फिर से स्कूलिंग शुरू करनी है, फिर से खुशी के नए नए रास्ते ढूंढने हैं और इसे हमेशा लोगों को खुशी बांटना चाहिए, क्योंकि जितना वो खुशी लोगों को बांटेगा उतना ही खुशी का आगमन इसके जीवन में भी होगा। अगर ये कॉस्मिक चाइल्ड अपने इस डर पर काबू कर ले, यानी कि इसका सामना करना सीख जाए, तो वो इस ब्रह्मांड के लिए बहुत ही उपयोगी व्यक्ति बनेगा। क्योंकि ये आर्टिस्ट ही हैं जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं और हमारे को खुशियों से सरोबार करते हैं, पर केवल खुद की खुशी के लिए ही वो अधिकारी महसूस नहीं करते, जो इनको फिर से नए सिरे से ढूंढना है। थैंक यू।